जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है फैम क्लब के इस डे 190 में। और आज मैं एक चेंज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब से फैम क्लब जो सुबह 5 बजे होता है और जहाँ पे कई सारी अच्छी बातें हम सुनते हैं अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, और काफ़ी अच्छा है। कई सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि अनेक कारणों की वजह से वो इसे अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक अच्छी बात होगी कि सेम ज़ूम आईडी पे, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, फाइम क्लब की जो चर्चाएँ होती हैं, जो अ, जिसे कहते हैं वचन यहाँ कहे जाते हैं, जो बातें होती हैं, वो उसी ज़ूम आईडी पे शाम को 5 बजे भी डिफर्ड लाइव होगा। यानी सुबह लाइव होगा और शाम को रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा ज़ूम में। तो अगर कोई मिस कर जाता है और बाद में देख नहीं पाता, तो 5 बजे आप ज़ूम में आ सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी भी एक बात होती है कि व्हाई नॉट वॉच देन यूट्यूब वीडियो। तो इंसान को कंपनी चाहिए। केवल लिंक मिल गई तो लोग आधा घंटा पौने घंटे के वीडियो पूरे देख नहीं पाते, पर अगर थोड़ी सी कंपनी है, ज़ूम में 2-4 लोग साथ में बैठे हैं, तो इंसान पता नहीं कैसे बट कर लेता है ना? तो मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके तो इन चीज़ों को पहुँचाइए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बात कही, ये रिक्वेस्ट भी की कि सुबह नहीं जम रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, ये ऑटोमेटेड होगा, तो हमारा भी उतना ज़्यादा समय नहीं जाएगा और लोगों की शायद मदद हो जाए। लेट अस सी, एक्सपेरिमेंट है, कुछ दिन तक करेंगे और फिर आगे लेके जाएँगे। सो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था मूर्ख के लक्षण में कुछ एक्स्ट्रा बातें देखी थी। आज 5वां पार्ट है मूर्ख के लक्षण का, और यहाँ हम देखेंगे कुछ और लक्षण। तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, और वह बात यह है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे का दुख देखकर खुश हो जाता है, वह मूर्ख है। समझने वाली बात है। दूसरे का दुख देखकर जो खुश हो जाता है वह मूर्ख है। मूर्खों के लक्षण में यह भी एक इम्पोर्टेंट आता है। और जब दूसरे सुखी होते हैं तब दुखी होने वाला भी मूर्ख है। तो पहला जो है, जो कि दूसरों के दुखों में सुखी हो जाता है, उसे कई बार आसुरी आनंद भी कहा जाता है। आपने सुना होगा शब्द। कुछ लोग होते हैं जो आसुरी आनंद लेते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और खुद सुखी होने का प्रयास करते हैं उससे। ओके, तो यह उन लोगों में से है जिन्होंने सुख की व्याख्या ही नहीं समझी। और जब किसी और को देखते हैं खुश हुआ हुआ, तब जब जो लोग दुखी होते हैं, ओके, तो वो बहिर्मुखी लोग होते हैं, यानी जिनका फोकस आउटवर्ड होता है। तो दोनों प्रकार के लोगों को मूर्ख कहा गया है। इसका एक सीधा सीधा मीनिंग ये होता है, अपना सुख अपना दुख अपने अपने से जोड़ के देखना चाहिए, है ना? अपना सुख अपना दुख अपने आप से जोड़ना है, किसी और के साथ नहीं जोड़ना। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होती है। इसे हम कॉन्ट्रा एनर्जीज भी कहते हैं। कॉन्ट्रा यानी अपोजिट, है ना? तो अगर कोई दुखी है, आप वहाँ पे खुश हो रहे हो, कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो एनर्जी का कॉन्ट्रा होगा, और वो नेगेटिविटी लॉन्ग टर्म के लिए आपके जीवन में बनी रहेगी। उल्टा भी, जब कोई सुखी है और आप उसके लिए दुखी हो, है ना? कई बार होता है कंपैरिजन में। वो क्या कहते हैं, थ्री इडियट मूवी में एक डायलॉग था, मैंने सुना था थ्री इडियट में। जब दोस्त नापा क्या कहते फेल हो जाता है तो दुख होता है, और ज्यादा दुख तब हो जाता है जब दोस्त अपने से ज्यादा स्कोर कर जाए या क्लास में टॉप आ जाए। तो ये दूसरों के सुख और दुख पे निर्भर रहने वाले लोगों को मूर्ख कहा गया है। आगे देखते हैं। जो दूसरों से रिस्पेक्ट से बात नहीं करता और बिना बताए साक्ष्य देता है, ओके, वह भी मूर्ख है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, ये
जिसे कहते हैं ना ज्ञानी का लक्षण है। ओके, किसी और को रिस्पेक्ट देने के लिए बड़ा मन चाहिए, बड़ी समझ चाहिए। किसी का अनादर करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए किसी को, उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। और है बिना बोले साक्ष्य देने वाला, वह भी मूर्ख है। प्लीज इस बात को नोट करें। कई बार आज की पीढ़ी में तो ये गलतियां ज्यादा हो जाती है, चाहे आपकी हो हमारी हो, है ना। गलतियां ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या है, बिना बिना बोले साक्ष्य देना मतलब खुद ही किसी चीज में पढ़ना, किसी डिस्कशन में पढ़ना और डिटेल्स देते रहना, जस्टिफिकेशन देते रहना, इंफॉर्मेशन देते रहना, वो भी मूर्खों का लक्षण है। अनलेस एंड अनटिल इनवाइटेड वन शुड नॉट स्पीक। अनलेस एंड अनटिल इनवाइटेड वन शुड नॉट स्पीक। जब पूछा गया बोला जाए तब बात करो, है ना। क्योंकि हम कभी ये नहीं जान सकते कि सामने वाली व्यक्ति या सामने वाला ग्रुप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं? नहीं जानते, है ना। तो कृपया इस बात को भी नोट करें कि मत प्रकट करने से पहले इनविटेशन जरूरी है और मुद्दों को समझना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जो जिसे कहते हैं ना हाईवे छोड़ के छोटे मार्गों से जाता है वह भी मूर्ख है। अब ये क्या हो गया, हाईवे छोड़ के छोटे मार्ग से जाने वाला, है ना। कई बार लोग ना जिसे मराठी में कहते हैं उचापाती करता था, कुछ तो ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, है ना। अगर आपके पास एक प्रूवन ट्रैक है, प्रूवन मेथड है, तो आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। उससे नुकसान हो सकता है, उसमें टाइम का वेस्टेज हो सकता है ना। ओके, और वहां पे अननोन डेंजर्स भी होते हैं। हाँ, अभी अगर आप कोई इन्वेंटर हो वगैरह तो वहाँ अलग बात है, बट इन्वेंटर के लिए कभी भी नोन एंड एस्टेब्लिश्ड वेज नहीं होते, है ना। वो अननोन जगह भटकते रहते हैं, बट वो उनका प्रोफेशन है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं। वह भी व्यक्ति मूर्ख बताया गया है यहाँ पे जो अपनी पद को खुद मेंटेन नहीं कर पाता, अपनी इज्जत को, अपने नाम को खुद मेंटेन नहीं कर पाता। तो मैं कई बार मैंने सुना है, बड़े बड़े वक्ता भी इस बारे में बात करते हैं कि इंसान को खुद का जो रिस्पेक्ट है वो खुद मेंटेन करना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कल वुमेन्स डे हुआ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो बहुत सारी चीजें चली, रिस्पेक्ट की बाढ़ आई महिलाओं के लिए, है ना। रिस्पेक्ट की बाढ़ ऐसा लगा कि बादल फट गया है। हर कोई हर जगह पे बस नारी के गुणगान गा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गुणगान आज भी गाए, कल भी गाए और रोज गाए, तब माने हैं। बट कई बार यहाँ पे दूसरी बात होती है कि एज ए इंडिविजुअल हमें खुद की रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना पड़ता है ना। खुद की रिस्पेक्ट को, ओके। तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि ये इंसान की अपनी ड्यूटी है, खुद की ड्यूटी है कि वो रिस्पेक्ट को अपने मेंटेन करे, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट को भी और रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी को भी। ये हमारी ड्यूटी है। और जो बिना वजह ज्यादा हंसते रहता है, हर चीज में मजाक कर लेता है और चेष्टा का कारण खुद को बना लेता है, वह भी मूर्ख है। आगे बढ़ते हैं। ओके। हमारे जमाने में ये बहुत ज्यादा होता था, अभी आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता। पर ऐसे व्यक्ति जो डिफिकल्ट बेट लगाते हैं उसको भी मूर्ख कहा गया है। और यहाँ पे दूसरी बात होती है, अनावश्यक बेट लगाने वाले को भी मूर्ख कहा गया है। यू नो बेट, यस। तो हमें बेट पता है। तो अनावश्यक बेट लगाना और डिफिकल्ट बेट लगाने वाला भी मूर्ख है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लोगों से काम करवाने वाले ज्ञानी लोगों के तरीकों में से चैलेंज करना यह एक इम्पोर्टेंट टैक्टिक्स होती है, यू नो, इम्पोर्टेंट टैक्टिक। कि कुछ लोग होते हैं जिनको चैलेंज कर दिया तो वो कुछ भी कर लेते हैं, पहाड़ उठा लेते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों में ऐड नहीं हो जाओगे। तो अनावश्यक बेट ना लगाए, बहुत बड़ी बेट ना लगाए। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेरे मामा जी ने कहा था कि बेट वो न लगाओ जिसमें जीतने की गारंटी है।
बेट वो न लगाओ जिसमें जीतने की गारंटी है, ऐसी बेट लगाओ जिसके हारने पे भी बड़ा नुकसान ना होगा, है ना? तो ऐसी बेट लगाओ जिसके हारने पे भी बड़ा नुकसान ना होगा। उस वक्त मुझे नहीं समझा था ये क्या मैटर है, और आज मैं इसके साथ रिलेट कर पाता हूँ, है ना? कई बार बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशंस होती है जिसकी वजह से बेट उल्टी पड़ जाती है। तो जब भी कोई चीज दांव पे लगाओ तो ऐसी चीज दांव पे लगाओ जिसे हारने के बाद तुम्हारी निद्रा भंग ना हो, मन की शांति खराब ना हो। ऐसी चीजों में आप बेट लगा सकते हो, अदरवाइज पंगे ना करें बेट लगाने के। जय श्री कृष्ण, है ना? आगे बढ़ते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि जो अपनी पात्रता से बड़े आसन पे बैठता है वह भी मूर्ख है। अपनी पात्रता से बड़े आसन पर बैठने वाला मूर्ख है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आजकल ये जो ब्लड प्रेशर की महामारी चल रही है, उसके पीछे ये मूर्खता का लक्षण भी बहुत ज्यादा है। लोग जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगे हैं आजकल। लोग जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगे हैं आजकल। क्या आप देख रहे हो ऐसे लोगों को आजू बाजू में? एक जमाना था जब लोग खा पी के सुखी थे, कुछ घंटे काम करते थे, कुछ घंटे आराम, कुछ घंटे सोशल कनेक्शन बिल्ड करते थे, दैट्स इट, काम खत्म, है ना? सुबह जल्दी उठो, काम पे लग जाओ, दोपहर को थोड़ा विश्राम करो, फिर दोपहर बाद फिर से काम करो, संध्या के वक्त सूर्यास्त से पहले घर में आओ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और सो जाओ, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत, है ना? बट अभी ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी क्षमता से ज्यादा पोजीशन ले लेते हैं, जिम्मेदारियां ले लेते हैं, और पूरा जीवन, इनफैक्ट एडवांस डेबिट जिसे कहते हैं ना, वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल लाइफ में, एडवांस डेबिट। और ज्यादातर लोग आने वाले 10 साल 15 साल के खर्चे पहले ही कर चुके हैं, है ना? तो एक जमाना था जब लोग कमाते थे और बाद में खर्च करते थे। आजकल लोग ना जैसे ही जॉब लगता है खर्च कर देते हैं, और फिर उसे रिपे करने के लिए जीवन भर कमाते हैं। मैं तो कभी कभी देख के व्यथित हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, कहाँ से हो गया। आज इंडिया में जिसके सर पे कर्जा नहीं है, ऐसे लोग ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए, है ना? पहले कर्जे कहाँ लिए जाते थे और कहाँ लिए जाते थे पता है? शॉर्ट टर्म कर्जे होते थे। मान लो किसान है, उसको अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो वो थोड़ा सा कर्जा लेता था, और जैसे फसल आती थी क्लियर कर देता था, काम खत्म, है ना? या तो बिजनेस के लिए जहां पैसा उठाया उससे ज्यादा कमाई हो सकती है, कर्जे लिए जाते थे। पर मैं अभी बताना चाहूंगा आप सभी को, एंड मुझे उम्मीद है आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से। अभी लोग डिप्रिशिएटिंग एसेट जमा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं, है ना? यानी क्या है, खर्चा भी हो रहा है, डबल खर्चा हो रहा है, और ट्रिपल नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज नोट करें। और लोगों के जीवन में जो अभी तनाव बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप में तनाव है, हेल्थ में तनाव है, मन में तनाव है, अच्छे रैपो नहीं है, जीने के लिए समय नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग एडवांस डेबिट के चक्रव्यूह में फंसे जा रहे हैं। मतलब क्या, गाड़ी ले ली और एक लोन ले लिया, तो एक साइड में ईएमआई चल रहे हैं, दूसरी साइड में उसी स्पीड में गाड़ी की कीमत कम हो रही है, और 3 साल बाद हमें गाड़ी को देख के लगता है यार मेरी गाड़ी तो पुरानी वाली है, मजा नहीं आ रहा है ना? तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं राम श्याम की। ओके, तो जैसे राम श्याम और रमेश सुरेश नाम आ जाते हैं तो आपको पता है कि ये तो, है ना, है ना, ये तो क्या कहते हैं कि ऐसी स्टोरी है, मन मन ही मन में बनाई हुई स्टोरी होती है ना। ओके, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मैसेज आया है भविष्य मैम का। उन्होंने कहा लोन को उल्टा करो, लो न, न लो, है ना? तो उसको उल्टा करो, लो न, न लो, है ना?
तो इस बात को भी देखते हैं, अगर लोन लेना है तो ऐसा लोन लो जो आप जिस प्राइस से ले रहे हो उससे ज्यादा आपको उससे इनकम मिले, ताकि आपकी धन की राशि बढ़े। व्यवसाय वृद्धि के लिए लोन लेना गलत नहीं है ना? व्यवसाय वृद्धि के लिए आप लोन ले सकते हो। ओके, बहुत सारे लोग ऐसी एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, पता है आपको? एजुकेशन लोन, कि जिससे उनको आउटपुट ही नहीं आना। ओके, आप देखिए ना रियल मार्केट में आउटपुट क्या है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि अलग अलग डिग्रियां करते हैं, अभी बैंक्स भी उनकी, कॉलेज भी उनके, लोन भी उनका, विद्यार्थी भी उनका, और बाद में नौकरी कम पगार की भी वही देंगे। कर लो बात। और बच्चा जब एजुकेशन लेता है तब उसे इस बात का आभास नहीं होता कि वो कितना लोन ले रहा है और कितना खर्चा कर रहा है ना? जिसे कहते हैं एडमिशन सुलभ बनाने के लिए ये स्कीम्स लॉन्च की गई है ना? यहाँ कोई जॉब की गारंटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है, फिर भी लोग सीखे जा रहे हैं। तो राम श्याम की स्टोरी मैं बताता हूँ, प्लीज नोट करें। ओके, राम और श्याम दोनों दोस्त, दोनों को नौकरी लग गई। ध्यान से सुन लेना, दोनों को नौकरी लग गई और उनको पता चला कि यार अभी नौकरी के बाद ना मेरे को हर महीना कुछ 6,000 का सरप्लस आता है। 6,000 का सरप्लस, सब कुछ जाने के बाद, सब कुछ जाने के बाद, जस्ट थिंक ऑफ इट। 6,000 का सरप्लस है, हो सकता है हम ये कैलकुलेशन करें। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, है ना? यहाँ पे एक डिक्लेरेशन स्टार, आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बट ये बेसिक बात है जो मुझे समझ में आई और मैं शायद आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलेगा? दिखा सकता हूं मैं? तो जरा देखते हैं कि होता क्या है, और मैं आपको डेफिनेटली गारंटी के साथ बताऊंगा, ये आपके लिए काफी अच्छी सीख होगी। तो राम और श्याम का है, तो मान लो ये राम है और ये श्याम है। ओके, अब दोनों के पास मंथली 6,000 का सरप्लस है। ओके, दोनों के पास मंथली 6,000 का सरप्लस है। क्लियर है? अब देखिए जीवन कैसे बदलता है, जीवन कैसे बदलता है। आप देखिए, राम सोचता है कि यार मैं 1,000 महीना खर्च करूंगा एक्सपेंस, और सेविंग करूंगा 5,000 मंथली की। ठीक है, तो जीवन भी जिया जाएगा, थोड़ा सा सीखा विखा जाएगा, एंजॉय भी होगा और कुछ पैसा बचत भी होगा, है ना? अब शाम सोचता है अब मेरे पास सरप्लस आ रहा है, तो 5,000 में थोड़ा सा इधर उधर से खींचातानी की जाए तो 7,000 का हफ्ता भरेंगे और कार यूज करेंगे। तो शाम कार लेता है ना? तो शाम क्या करता है, मंथली ईएमआई की सेटिंग करता है 7,000 की, और एक कार लेता है। मान लो कितने की कार ली, चलो एक एवरेज प्राइस डाल देते हैं, 9.5 लाख की एक कार ले ली उसने। अब उसको 7,000 का ईएमआई देना है, कितने साल तक? 7,000 का ईएमआई देना है 4 साल तक। ठीक है, मान लेते हैं ना? ओके, तो जो भी उसने 4-5 लाख का लोन उठाया वो उसे क्लियर करना है 4 से 5 साल तक। मान लो 60 हफ्ते दे रहा है, तो 7 से कम, यस, चलो 4-5 लाख का वो हफ्ता दे रहा है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि 60 महीनों बाद क्या होगा। ओके, तो मान लो कि राम का जो ये 5,000 का सेविंग हो रहा है, ओके, तो इसमें एडिशन होगा, दिस प्लस, मान लो दिस इनटू एक बेसिक, अगर बेसिक भी आप परसेंटेज पकड़ो 8%, तो कितना एडिशन हो जाता है देखते हैं, है ना? तो और नए महीने का 5 ऐड होगा इधर, है ना? तो हर महीने जब वो सेविंग करेगा तो कुछ ऐसा होगा उसका। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक मिनट में फॉर्मूला ठीक करता हूँ। गुड, वाह, बात जमी। अब इसको मैं खींचता हूँ 60 तक,
तो ये अभी शुरू हो गया, यहाँ से ये 1 है तो 60 यानी 65 तक जाएगा। ओके तो 5 साल बाद राम के पास क्या हुआ आपके सामने है। अब श्याम हर महीने, ध्यान से सुन लेना, हर महीने 7,000 का हफ्ता दे रहा है। अब 5 साल बाद श्याम की जो गाड़ी है, प्लीज नोट करें, श्याम की जो गाड़ी है वो पुरानी हो गई और उसे गाड़ी बेचनी है ना। श्याम की गाड़ी पुरानी है और वो बेचनी है, तो एवरेज अगर 5 साल बाद की बात करें, ओके, तो 9.5 लाख की गाड़ी श्याम बेचेगा कितने में? श्याम बेचेगा 9.5 लाख की गाड़ी में भी 5 लाख में बेचेगा, है ना, बराबर। तो श्याम के पास कितना पैसा है जरा देखते हैं। यहाँ नीचे आते हैं, श्याम ने गाड़ी बेच दी और उसके पास 5 लाख रुपए आ गए, ठीक है। और बीच में श्याम ने क्या पे किया है? ईएमआई पे किए है स्ट्रेच करके, और पेट्रोल का भी खर्चा किया है महीना में 1-2 हजार का, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो श्याम एट द एंड ऑफ 6 इयर्स, शाम के पास सरप्लस कुछ नहीं होगा, उसके दरवाजे में एक बढ़िया सी गाड़ी दिख शो के लिए होगी, जिसको लेके वो वीकेंड में खर्चे अपने बढ़ा लेगा। अब ये नंबर को जरा एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि उसी समय में राम ने कितना एक्यूमुलेट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नंबर आया 67 lakhs का नंबर आया, ओके, है ना, 67 lakhs का। अब एक साइड में आप देखो, दूसरी साइड में आप देखो, जस्ट इमेजिन इसी जर्नी में अगर श्याम यहाँ कहीं इसमें से थोड़ा पैसा निकाल के कैश में, प्लीज नोट करें, कैश में, ओके, यहाँ पे 1 मिनट का समय दीजिएगा, किसी ने मुझे करेक्ट किया है और वो एकदम सही है कि इंटरेस्ट रेट शायद मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया, तो उसको हम जरा फॉर्मूला चेंज करते हैं। इंटरेस्ट इतना नहीं आएगा ऐसा मुझे बताया गया है, ओके। तो इस बात का सम्मान करते हुए हम उसको बदल देते हैं, है ना। तो अब फॉर्मूला सही हो गया है और यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आएगा, फिर भी अंतर है, चलो छोड़ो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं। बट कंपाउंडिंग इफेक्ट शायद हमारे पास अगर मैम होती, चेतना मैम सीए, तो ज्यादा अच्छे से समझाती। फिर भी ये नंबर करीब करीब 40 लाख तक जाता है एट द एंड ऑफ जो कहते हैं हमारा जो ड्यूरेशन है 6 साल का, 5 साल का, प्लीज नोट करें इस बात को। और दूसरा वाला क्या है? वो एडवांस में ईएमआई पे कर रहा है, प्लीज नोट करें। अब ये व्यक्ति, पहला वाला जो व्यक्ति है राम, अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, प्लीज नोट करें, अगर वह डिसिप्लिन मेंटेन करता है 20 साल के लिए, इवन 7-8 साल के लिए भी, तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, है ना। और अपने सरप्लस में से हो सकता है या तो कैश में गाड़ी ले ले, या तो फिर ब्याज के पैसे से हर बार एक अलग गाड़ी भाड़े से ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आइदर केस में वो खुश रहेगा, है ना। अब ध्यान से सुनिए, ये जानबूझकर देखो, बैंकिंग में कमर्शियलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, तो उनको तो लोन देना है लोगों को ताकि वो इंटरेस्ट कमा सके, इसलिए समाज में ये आदतें डाली जा रही है। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि 10% लोग फ्रॉड करे, लोन लेके भाग भी जाए तो भी बैंक को फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ना, बहुत सारे लोन तो डूब जाते हैं ना, फिर भी बैंक को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से ईमानदार लोगों से ज्यादा ले लेते हैं। और ये बात को समझे, तो अपनी पात्रता से बड़े, जैसे हम तो बात कर रहे थे मूर्खों के लक्षण की, तो अपनी पात्रता से बड़ी चीजें जब कोई करता है, ओके, तो वह भी मूर्ख है, कृपया नोट करें।
पहले पैसे को काम पे लगाए, उससे उत्पन्न आए, आपकी मेहनत से पैसा आए और आपके पैसे से पैसा आए, तब जाके लक्ष्मी को जाने का मार्ग दे। अगर ना दो तो बहुत अच्छा है, और जाने का मार्ग दो तो छोटा, और आने का मार्ग दो तो बड़ा। अदरवाइज माता लक्ष्मी का अपमान है वो। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ओके। तो गलत व्यक्ति को मदद करने वाले को भी मूर्ख कहा गया है। गलत कार्य करने वाले को मदद करने वाले को मूर्ख कहा गया है। मूर्ख के लक्षण में और एक बताया गया है। अब यहाँ पे आप रिलेट करें, स्पेशली बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, टीनेजर्स को प्लीज नोट करें इस बात को। कभी कभी हम अच्छे इंटेंशन के लिए या फिर बिकॉज वी आर गुड पीपल हम लोगों की मदद करते हैं, हाँ या ना? एक प्रिंसिपल प्लीज याद रखे बच्चों, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो चाहे जितना भी जिगरी दोस्त हो, मदद ना करे, उसमें पार्टिसिपेट ना करे। मुझे उम्मीद है आप क्लियरली सुन रहे हो इस बात को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, है ना? ओके। यह क्या बात है, बहुत बड़ा मूर्ख का एक लक्षण है, जो उत्तर को प्रति उत्तर देता है, सवाल के जवाब में सवाल पूछता है, जवाब के जवाब में बढ़ चढ़कर जवाब देता है, वह भी मूर्ख है। मतलब क्या? हर बात में डिबेट करने वाला भी मूर्ख होता है, प्लीज नोट करें। इससे दो चीजें हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, पार्ट 1 मन की शांति खराब हो जाती है, पार्ट 2 और दोनों भी बहुत कीमती चीजें हैं, इसका बचाव करें, हाँ या ना? यस। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या बताया गया है। श्रेष्ठों का मत्सर करने वाला और अलभ्य व्यक्तियों के प्रति, अलभ्य वस्तु के प्रति हेवा करने वाला है। मतलब क्या? सबसे पहले तो श्रेष्ठ लोगों का अपमान करने वाला या श्रेष्ठ लोगों को डिसरिस्पेक्ट देने वाला। ओके, ऐसा व्यक्ति है जो होता है, उनका मत्सर करने वाला। ओके, वह मूर्ख बताया गया है। मतलब क्या? अगर कोई है, ज्ञानी है, कोई सच में बहुत अप्रिशिएट करने लायक है, तो उसको हेटरेट उसके प्रति रखने वाला मूर्ख कहा गया है। प्लीज नोट करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाइब्रेशंस की बात करते हैं हम, अट्रैक्शन की बात करते हैं ना। और एक बहुत बढ़िया लर्निंग मैंने सीखी थी आज से 5-6 साल पहले, ब्लेस दैट यू वांट टू बी, ब्लेस दैट यू वांट टू बी। अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसे ब्लेसिंग दो। जब आप ब्लेसिंग देते हो, उसके प्रति पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, तो जाने अनजाने में या तो आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या लिसनिंग के माध्यम से, है ना, या रीडिंग के माध्यम से उसके प्रति ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो, आपकी पात्रता बढ़ जाती है और आप भी उस चीज को पा लेते हो। तो हमेशा श्रेष्ठ व्यक्तियों को रिस्पेक्ट दे और उनसे सीखे, रिसेप्टिव रहे कि वो वैसे कैसे बन गए। और जब आप ये रिस्पेक्ट देते हो श्रेष्ठ व्यक्तियों को, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आप भी श्रेष्ठ बन जाते हो। और जो चीजें हम नहीं पा सकते, उसके प्रति नेगेटिविटी कभी नहीं रखनी चाहिए, कभी नहीं रखनी चाहिए। अंगूर खट्टे हैं वाली स्टोरी अगर आपने सुनी तो बहुत अच्छा, नहीं सुनी तो हिसाब नीति में पढ़ लेना। जो चीज को मैं प्राप्त नहीं कर सकता, उसको बुरा बोलने की आदत होती कुछ लोगों की। दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। ऐसा करने वाले लोग जीवन में नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नकारात्मक व्यक्ति हो, नकारात्मक विचार हो या नकारात्मक घटनाएं हैं। तो कभी भी कोई चीज अगर आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, फिर भी ब्लेसिंग के मोड में रहे, उसके प्रति अच्छी बात करे, उसको ब्लेसिंग दे। किसी भी अच्छी और श्रेष्ठ चीज का हेवा ना करे, मत्सर ना करे, उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी ना दे, है ना? तो यहाँ पे एक मैसेज आया है कि कॉम्पिटिटर को सहयोगी समझे, वही वो वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये भी बात बहुत अच्छी है, इसमें कोई शंका नहीं है ना? कि कॉम्पिटिटर को भी आप ये सब, ये देखो, कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए।
इनफैक्ट मैंने तो देखा है, मैं सेल्स में 15 साल तक था। ओके, हमने देखा है जब कंपटीशन बढ़ जाती है तो सेल बढ़ जाता है। तो सयाने लोग देखते हैं ना, वो बाजू बाजू में दुकान लगाते हैं। आप हाईवे में देखो, है ना, अगर मान लो एप्पल बेचने वाले हैं तो 2 किलोमीटर तक बाजू बाजू में एप्पल वाले होते हैं। अब बिकॉज ऑफ दैट ग्रुप, कुछ लोगों को जिनको एप्पल लेने हैं वो तो तुरंत पहले दुकान पे रुक जाते हैं, है ना, और ले लेते हैं। पहले दो चार दुकानों में बिजनेस होता है। और जिसको नहीं भी लेना होता है वो पहले वाले एप्पल देख देख के उसकी इच्छा होती है और हो सकता है 7वीं 8वीं दुकान पे खरीद ले, है ना। तो इकट्ठा दुकान जब होते हैं ना, तो दोनों चीजें होती है, रेट कम होता है, कंपटीशन की वजह से क्वालिटी बेहतर होती है, और कस्टमर की लेने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अगर आप देखो गार्डन के बाहर, तो ये जो भेल वाले गाड़े होते हैं ना, बाजू बाजू में लगा देते हैं वो। और ऐसा कभी नहीं होता कि उनके बिजनेस नहीं होते, सबके बिजनेस होते हैं। हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा होता है हर चीज में। और आपको जो पाना है तो उन लोगों के साथ रहे, उनको रिस्पेक्ट दे जो उस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। भाग्य को दोष देने वाला, भाग्य को दोष देने वाला मूर्ख है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना। ऐसे व्यक्ति जो भाग्य को दोष देते हैं वह भी मूर्ख है। मतलब क्या, यहाँ पे सिंपल सी बात है, साइंस समझते हैं भाग्य को दोष देने वाले को मूर्ख क्यों कहा गया है। तो जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता है उसका फोकस प्रॉब्लम पे होता है, सॉल्यूशन पे नहीं। और सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंसान, सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि इंसान क्या करे, इंसान सॉल्यूशन पे फोकस करे, ना कि प्रॉब्लम पे। तो भाग्य पे दोष ना दो। और एक है अपने दोस्तों के दोष सबको बताने वाला मूर्ख होता है। अपने दोस्तों के दोष सबको बताने वाला, यानी दोस्तों की पीठ पीछे जो कहते हैं बुराई करने वाले मूर्ख होते हैं। ऐसे लोग बाद में अकेले पड़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वक्त पे उनको साथ देने वाला कोई नहीं बचता। इसको भी नोट करें। आगे बढ़ते हैं। छोटा मोटा किसी का अपराध जो माफ नहीं कर पाता वह भी मूर्ख है। अब यहाँ पे मैं मैनेजमेंट की कुछ बातें बताता हूँ, ये हमें सिखाया गया था एज ए मैनेजर। लोगों की छोटी गलती को जब आप माफ कर देते हो ना, तो आप उन्हें आपका अनुयायी बना देते हो। तो जिक्र रखे माफ करने का, लोगों को माफ करे और उनको समझाए उनकी गलती क्या हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है और कैसे वो सुधर सकते हैं। तो इससे लॉन्ग टर्म में आपके जीवन में अच्छे लोगों का और अच्छे फॉलोअर का, अच्छे कोऑपरेशन करने वालों का, अच्छे दोस्तों के नंबर बढ़ जाती है। और मैं आपको बताता हूँ, इंसान के जीवन में अच्छे लोगों के जितना नंबर बढ़ा है उतना वह इंसान सफल होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रति पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखें, और मौका ना दे किसी को भी आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा देने की। अभी 100% पॉसिबल नहीं है, पर जितना ज्यादा हो सके मेंटेन करें, है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, और एक दो लक्षण हम देखेंगे डेफिनेटली, और फिर रुक जाएंगे आज के लिए, है ना। तो यहाँ पे मूर्ख का और एक लक्षण बताया है कि ऐसा व्यक्ति जिससे सभा परेशान होती है वह मूर्ख है ना। यानी जिसके आने से पूरा ग्रुप परेशान हो जाता है वह व्यक्ति मूर्ख है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ना बने। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ही ग्रुप में आ जाते हैं सब लोग ऐसे एंटीने खड़े कर देते हैं फिर लोग। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, खुद ना बने, प्लीज खुद ना बने, है ना। और यहाँ पे एक बात बताइए, जो अचानक अच्छा और अचानक बुरा बन जाता है वह भी मूर्ख है। कल भी बात आई थी मूड स्विंग्स की, है ना। स्थैर्य बनाए रखने का प्रयास करें, स्थैर्य बनाए रखने का प्रयास करें। ओके, आखिरी वाला है, जो पुराने सेवकों को निकाल देता है और जिसकी मीटिंग को कोई लीडर नहीं होता वो मूर्ख है। जय श्री कृष्ण। ये आखिरी होगा, आज हम यही रुकेंगे। पुराने सेवकों को निकाल देता है।
प्लीज नोट करें। अब आप सोचोगे कि ये तो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए है जिसके पास कोई नौकर है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग हमारी सेवा करते रहते हैं, है ना। देर आर लॉयल रिलेशंस, देर आर लॉयल फ्रेंड्स, देर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। तो उनको गंवाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, जिसकी सभा को नेता नहीं होता वह भी मूर्ख है। मतलब क्या, जब भी जीवन में निर्णय प्रक्रिया की बात आती है, डिस्कशन की बात आती है, तो हमें पहले यह तय करना चाहिए कि किसकी बात उच्चतम होगी। प्लीज नोट करें इस बात को, किसकी बात उच्चतम होगी। ये प्रिंसिपल को सीखना है, समझना है, फॉलो करना है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, तो फिर ना कंफ्यूजन बना रहता है कि निर्णय कौन लेगा। और फिर कभी इसने लिया, कभी उसने लिया, कभी उसने लिया, स्टेबिलिटी नहीं रहती निर्णय की प्रक्रिया में, और फिर ब्लेम गेम बढ़ जाते हैं, रिजल्ट कम होता है। तो कृपया ये बात भी हमेशा तय करें कि जब भी मीटिंग होगी आपकी, जब भी सभा होगी, चाहे फैमिली की हो, चाहे क्लास की हो, चाहे बिजनेस की हो, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया किसके पास है। हो सकता है वो एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, ग्रुप हो। जैसे राजा के पास मंत्री होते थे ना पुराने जमाने में सलाह देने के लिए, वैसे अपने पास भी होने चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि किसकी बात को सुनना है। अब यहाँ पे क्षेत्र के अनुसार भी सुन सकते हैं ना, हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लो सब्जी बन रही है, तो कौन सी चीज कितनी डालनी चाहिए, ये सजेशन किससे लेंगे हम घर में, है ना। तो आपको पता है किससे लेना है, सही बात है। तो हर क्षेत्र में कोई एक्सपर्ट होता है, तो सभा को नेता होना बहुत जरूरी है। चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप हो, उस ग्रुप में लीडरशिप का ऑर्डर तय होना चाहिए कि अगर मान लो किसी कारणवश विपदा आती है, आपत्ति आती है, तो निर्णय प्रक्रिया कौन करेगा। या फिर मतभेद हो जाते हैं, है ना, डिबेट हो जाती है ना कभी कभी, तब निर्णय कौन लेगा, ये बात भी तय होनी चाहिए। और जिसके यहाँ ये बात तय नहीं होती उसे भी क्या कहा गया है, मूर्ख कहा गया है ना। तो इसी के साथ ही आज के लिए यही रुकते हैं। मुझे उम्मीद है हम कुछ नई चीजें और अच्छी चीजें सीख रहे हैं। तो आते रहिए, मिलते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।